आज की क्लास में हम क्लास 12th का हिंदी मीडियम ये लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट होगा। जो पहला टॉपिक है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था से हम जो है तो अपना ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। सो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है आपका क्या, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था या आप क्या बोल सकते हैं इसको, सॉलिड स्टेट बोल सकते हैं। सॉलिड स्टेट, ध्यान रखिए ये डायरेक्ट जो हमारा ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था बेसिकली ये एक स्टेट ऑफ मैटर है, पदार्थ की अवस्था है। और पदार्थ की अवस्था आपने क्लास 11th यूनिट 5 में लर्न किया हुआ है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिए कि पूरा हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये दो ही चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक हो गया हमारा जिसको हम बोलते हैं पदार्थ या इसी को आप बोल सकते हो द्रव्य। या तो द्रव्य से बना होगा कोई भी चीज, या तो ऊर्जा से बनी होगी। द्रव्य से बनी होगी या तो ऊर्जा से। संसार की सभी चीजें या तो द्रव्य से बनी होंगी या तो ऊर्जा से बनी होंगी। ध्यान रखिए द्रव्य या पदार्थ आप किसको बोलते हैं, जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, उन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, द्रव्य या पदार्थ बोलते हैं। जिनका हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं वो क्या होते हैं, द्रव्य या पदार्थ। ऊर्जा किसको बोलते हैं, तो ऊर्जा एक रूप होता है। ऊर्जा में भार नहीं होता, ऊर्जा में द्रव्यमान नहीं होता। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे लाइट का सोर्स है, प्रकाश है, तो प्रकाश जो है, तो प्रकाश क्या हमको कोई भी उसका भार लग रहा है प्रकाश का। मैं आपसे बोल रहा हूं, जो साउंड हो गया, तो आपका लाइट हो गया प्रकाश और साउंड, ये दोनों जो है तो ऊर्जा है। और द्रव्य या पदार्थ किसको बोलते हैं, देखिएगा इनमें भार नहीं होता, इनमें जो है तो द्रव्यमान मास कुछ नहीं होता, ये हमारा ऊर्जा हो गया। और पदार्थ क्या हो गया, जिसमें भार हो, द्रव्यमान हो, जिसका हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकें। हम लाइट को छू नहीं सकते, ज्ञानेंद्रिय 5 होती हैं, हम आवाज को नहीं छू सकते हैं, तो ये हमारा जो है तो ऊर्जा का रूप है। और पदार्थ, हम इस ब्लैक बोर्ड को पदार्थ बोल सकते हैं, इस मार्कर को पदार्थ बोल सकते हैं, इस दीवार को पदार्थ बोल सकते हैं, इस अपने टी शर्ट को पदार्थ बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको अनुभव कर सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों से। अब जो हमारा द्रव्य या पदार्थ है, ध्यान रखिए, तो द्रव्य या पदार्थ ये चूंकि एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब पदार्थ हमारा ऊर्जा में बदल सकता है। साइंटिस्ट थे कौन, आपके आइंस्टीन थे। E = mc², एक फार्मूला दिया हुआ था उन्होंने। जैसे हम इस पेन को बोलते हैं पेन एक पदार्थ है, तो क्या ये पदार्थ हमारा ऊर्जा में बदल सकता है, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल, ये जो हमारा पेन है ये ऊर्जा में बदल सकता है। कब, जब इसका जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए। और लाइट की स्पीड क्या होती है आपकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इतना इस पदार्थ का, हमारे पेन का स्पीड हो जाए, तो ये जो है तो हमारा किस में बदल सकता है, ऊर्जा में बदल सकता है, इस फार्मूले की हेल्प से। तो ये साइंटिस्ट ने, आइंस्टीन ने ऐसा बताया हुआ था कि जो पदार्थ है वो ऊर्जा में बदल सकते हैं। पदार्थ और ऊर्जा जो है तो इंटर कन्वर्टिबल है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि संसार में जितनी भी चीजें हैं, या तो वो पदार्थ होंगी या तो हमारी ऊर्जा होंगी। ये सब हमने क्लास 11th में लर्न किया हुआ था। जो हम पदार्थ का एक क्लासिफिकेशन 11th में ही स्टार्ट किए हुए थे। 11th क्लास में आपको ये फ्लो चार्ट मैंने बताया हुआ था कि पदार्थ जो है हमारा, वो दो तरीके से इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। इसका हम भौतिक फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण और इसको रासायनिक वर्गीकरण
पदार्थ को हम दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। भौतिक वर्गीकरण जो पदार्थ का होगा वो तीन प्रकार का होता है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और जो आपके चैप्टर का भी नाम है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक में आप वर्गीकृत करते हो तो रासायनिक भी आप दो तरीके से कर सकते हो। ये हो गया आपका शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और हो गया आपका मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और क्या हो गया आपका मिश्रण हो गया। ठोस, ध्यान रखिए, अब ये भौतिक वर्गीकरण के आधार पर ये इतने ही होते हैं। जब रासायनिक आप पदार्थ को वर्गीकृत करते हो रासायनिक रूप से, तो शुद्ध पदार्थ फिर दो रूपों में होता है आपका, और वो कौन कौन से हो गए? एक तो आपने कह दिया तत्व, और दूसरा आपने कह दिया यौगिक। तत्व कह दिया आपने और यौगिक कह दिया। मिश्रण तो होंगे वो हमारे दो ही प्रकार के होंगे, एक हो गया समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा हो गया हमारा विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। मिश्रण दो तरीके के हो गए। यौगिक भी आपके दो तरीके के होते हैं, जिनको आप बोलते हो कार्बनिक यौगिक, और एक को बोलते हो आप अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक तत्व तीन प्रकार के होते हैं, जिनको आप बोलते हो धातु, धातु तत्व होगा, या तो आपका अधातु तत्व होगा, या तो आपका उपधातु होगा, उपधातु। तो जो पदार्थ है जिसको आप द्रव्य बोलते हो वो इतने तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है। ठोस और ये जो द्रव और गैस अवस्था है, इस अवस्था को आप जो है तो क्लास 11th में लर्न कर चुके हो। यूनिट 5 में, यूनिट 5 में आपने लर्न कर लिया हुआ है द्रव और गैस अवस्था। ठोस अवस्था ये भौतिक वर्गीकरण है, जो आपके चैप्टर का नेमिंग है। यहाँ पे आपको और बहुत सारी चीजें मैंने क्लास 11th में ही ये फ्लो चार्ट के मतलब माध्यम से आपको बताया हुआ था कि जो हमारा आवर्त सारणी है, जिसमें कितने तत्व होते हैं बच्चों? 118। तो इसमें ठोस अवस्था में कितने पाए जाते हैं, द्रव में कितने पाए जाते हैं तत्व, गैस में? तो आपको द्रव में पता है कि द्रव अवस्था में 2 ही पाए जाते हैं, और गैस अवस्था में 11 पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका 11 2 13। तो 118 कितने घट रहे हैं आपके? 105। मतलब पूरी आवर्त सारणी में जो तत्व हैं वो 105 तत्व ठोस अवस्था में होंगे, 2 तत्व द्रव अवस्था में, और 11 तत्व कैसे होंगे? जो गैस अवस्था में पाए जाएंगे। आप इन तत्वों को धातु, अधातु और उपधातु में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको ये चीज पता है कि जो हमारी अधातु होती है वो 18 हो गई, अधातु 18 हो गई, और उपधातु कितनी हो गई हमारी? 7 हो गई। तो धातुएं कितनी होंगी आवर्त सारणी में? 93 होंगी। तो इस तरीके से पदार्थ की ये जो अवस्थाएं हैं। अच्छा, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण किसको बोलते हो? भौतिक वर्गीकरण हो गया जो आपने देख के बता दिया, हमको ये दिख रहा है, और चूंकि कमरे के ताप पर ये नहीं पिघल रहा है, कमरे का ताप 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक मानते हैं, तो इस ताप पर ये नहीं पिघल रहा है, इसलिए हम इसको कह दिए ठोस। जो हमको दिख रहा है वो भौतिक वर्गीकरण हो गया। रासायनिक वर्गीकरण जिसमें हम कुछ ना कुछ एनालिसिस करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो सब हो गया हमारा क्या? रासायनिक वर्गीकरण। तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। अच्छा, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव और गैस, तो ये कैसे अलग अलग हैं? इनको हम अलग अलग कैसे बोल सकते हैं कि ठोस अवस्था में ही हम किनको रखेंगे द्रव में? तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो हमारे अवयवी कण हैं उनकी जो गतिशीलता है, मतलब विचरण करने की क्षमता, जो फ्लो होने की क्षमता है, उसके आधार पर, चूंकि द्रव और गैस के कण क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने वाटर मॉलिक्यूल, पानी रखा हुआ है, तो पानी रखा हुआ है तो कुछ देर बाद आपका क्या होगा? वो जाने लगेगा, जहां पे भी स्लोप होगा उस साइड जाएगा। गैसियस मॉलिक्यूल है, गैस के कण है, वो और जल्दी, मतलब इनको हम क्या बोलते हैं? तरल बोलते हैं। द्रव को भी तरल बोलते हैं, गैस को भी तरल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो है तो क्या होती है? बहने की क्षमता होती है, फ्लो होने की क्षमता होती है। ठोस हमारा ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड कभी नहीं बहेगा, यहाँ पे लगा हुआ है, यहीं लगा रहेगा। मैं पेन को यदि यहाँ पे चिपका दूं, पेस्ट कर दूं, तो ये हमारा पेन यहीं पे लगा रहेगा, बहेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ठोस अवस्था और द्रव अवस्था, गैस अवस्था, सिर्फ जो अवयवी कण हैं उनके गति के आधार पर हम इनको क्या बता सकते हैं कि ठोस है, ये द्रव है और ये है गैस।
सो ठोस में आते हैं कि हम ठोस किसको बोलते हैं। आपको मैंने क्वेश्चन भी दिया था ये होमवर्क में। तो पहला हमारा बनता है कि सॉलिड्स हम किनको बोलते हैं, सॉलिड्स क्या हैं। ठोस आप किनको बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं पदार्थ, पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था, पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था, वह अवस्था जिसमें जिसमें दृढ़ता, दृढ़ता, रिजिडिटी बोल सकते हो आप, दृढ़ता, या इस दृढ़ता का और सरल शब्द है कठोरता, कठोरता होती है, दृढ़ता या कठोरता होती है, तथा उनका उनका आकार, आकार व आयतन, आकार व आयतन, आकार व आयतन निश्चित होता है, उनका आकार व आयतन निश्चित होता है, होता है, ठोस कहते हैं या ठोस कहलाते हैं। आपने इतना लिख दिया, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें दृढ़ता या कठोरता होती है तथा उनका आकार व आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कहलाते हैं या ठोस कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ भी ले लिया, जैसे जैसे पेन, पेन, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, किताब, शक्कर, NaCl, ईंट, जो भी आपके मन में आ रहे हों और आपको दिख रहे हों कि वो पिघल नहीं रहा है, वो सब क्या होगा, आपका ठोस होगा। ठीक है, आप द्रव्य को क्या बोलते हैं, तो द्रव्य के लिए आपने इतना ही कह दिया कि वह पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। गैस को आप परिभाषित कर रहे हो जिसमें उनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। तो ठोस की आपने ये डिफिनीशन लिख ली। उसके बाद ओके, सो यहां पे आते हैं ठोस के सामान्य लक्षण, ठोस के सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण मतलब क्या क्या जो है तो कैरेक्टर होते हैं एक ठोस में। तो आप ध्यान रखिए, पहला क्या बोल सकते हैं, जितनी चीजें आपको मैंने पहले डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या लक्षण हो सकते हैं, तो आपने कह दिया इनमें 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 अवयवी कण, अवयवी कण, अवयवी कण, अवयवी कण क्या होंगे आपके, अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, परमाणु और आयन भी हो सकते हैं। अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन। अवयवी कण आप किसको बोलते हो, ध्यान रखो। तो जैसे हम कह दें कि ये हमारा पूरा कमरा बना हुआ है, इस रूम में अवयवी कण क्या है, तो आपने कह दिया कि इस रूम को बनाने में जो कमरे की दीवार है उसमें ईंट लगा हुआ है, बालू लगा हुआ है, सीमेंट लगा हुआ है, वो सब अवयवी कण हो गए। आप जैसे मैं अपने बॉडी में बोल दूं कि हमारी शरीर का अवयवी कण क्या है, तो आप कह सकते हैं कोशिका है, सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल बोलते हैं। अब सेल है, सेल से आपका कोशिका, कोशिका से फिर ऊतक बनता है, ऊतक से ऐसे इसका पूरा सीक्वेंस है। तो हम अवयवी कण बॉडी का कहें तो जो सबसे छोटा यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, अवयवी कण। तो जो हमारा ठोस बनता है वो या तो अणु से, परमाणु से या तो आयन से। अब ये आप नहीं कहेंगे कि इस पेन में अणु, परमाणु, आयन कहाँ पे है। इस ब्लैक बोर्ड में ध्यान रखिए, जो आपका ये पहला चैप्टर है ये पूरी तरह से एक एज्यूमिंग चैप्टर है, मतलब आपको सोचना है,
इमेजिन करना है कि मतलब इसके अंदर ये ब्लैक बोर्ड है, तो ये कण जो होंगे जिनको हम अणु परमाणु या आयन कुछ भी बोल सकते हैं, वो अच्छी तरीके से व्यवस्थित होंगे। एज्यूम करना है, ब्लैक बोर्ड को नहीं काट के देखना है, ना आपको पेन को काट के देखना है। तो इनमें अवयवी कण प्रबल आकर्षण द्वारा जुड़े होते हैं। आपने पहला जो इसका लक्षण लिखा कि अवयवी कण इस तरीके से क्या होते हैं, आकर्षण बल द्वारा, तभी तो ठोस बनता है। अब जब आकर्षण बल लगा रहेगा, आकर्षण जितना ही ज्यादा होगा, तो जो आप दूसरा कैरेक्टर इसमें लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, इनमें अवयवी कण अत्यंत निविड़ संकुलित होते हैं। इनमें अवयवी कण अत्यंत निविड़ संकुलित क्या बोल सकते हो, क्लोजली पैक्ड, निविड़ संकुलित होते हैं अर्थात कणों के बीच दूरी नगण्य होती है। कम बोल सकते हो या शून्य बोल सकते हो, होती है। ध्यान रखिए, ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म आते हैं जिनमें आपको इंग्लिश वाला जो लिखा हुआ सेंटेंस उसको फॉलो करना पड़ेगा। अवयवी कण अत्यंत, ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है निविड़ संकुलित का मतलब क्या हो गया, आपको पता है क्लोजली पैक आप बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मतलब हम कोई भी चीज अपने किसी भी उसमें रख रहे हैं, कंपास में रख रहे हैं, बैग में रख रहे हैं, पूरी तरीके से कॉपी वगैरह पूरा फिक्स कर दें तो ये क्या होगा, पूरा क्लोजली पैक हो जाएगा। ठीक है, क्लोजली पैक का मतलब एक हम डायग्राम से भी आपको ऐसा, जैसे मान लीजिए हम जो केमिस्ट्री में अणु परमाणु या आयन मानते हैं उनको गोले के रूप में मानते हैं, कणों को गोले के रूप में मानते हैं साइंस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसका ठोस का डायग्राम बनाते हैं, आपको ठोस बोल रहे हैं कि ये ठोस है, तो ठोस में क्या होगा आपका, ये कण एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा पास हैं, सही तरीके से बंधे हुए हैं, ये पूरे कण एक दूसरे से क्या है, पूरी तरीके से बंधे हुए हैं। तो अवयवी कणों के बीच की दूरी कम होती है, नगण्य शून्य होती है। तो ये चूंकि पहला आपने लिखा कि आकर्षण बल होता है, और जब आकर्षण बल होगा मतलब दूसरा पॉइंट आपका क्या तैयार होता है लक्षण में, कि इनमें आकर्षण बल होता है मतलब दूरी नहीं होती, ये पास होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं, अत्यंत संकुलित होते हैं। अब जब आपके 2 पॉइंट तैयार हो गए, तो तीसरा पॉइंट आप क्या बोल सकते हो इसमें, इनमें विसरणशीलता आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको विसरण और परासरण पता है। परासरण किसको बोलते हैं और विसरण किसको बोलते हैं, तो विसरणशीलता जो हो गया वो सिर्फ और सिर्फ किनका गुण होता है, जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। बहने की क्षमता तो ये ब्लैक बोर्ड है, मार्कर ही बहेगा नहीं रूम टेम्परेचर पे, तो चूंकि ठोस के कैटेगरी में आ रहा है तो विसरणशीलता नहीं पाई जाती, इनमें विसरणशीलता नहीं पाई जाती। इस जब विसरणशीलता बहेंगे नहीं, बहने का गुण नहीं होता, आकर्षण हो गया, क्लोज पैक होते हैं, तो आपका चौथा पॉइंट होता है इनका घनत्व, क्वथनांक, गलनांक उच्च होता है। चूंकि सब पास में होते हैं तो आपने लिख दिया इनका गलनांक। एट फर्स्ट आप घनत्व इंटर कर दें, इनका घनत्व
गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक क्वथनांक जब इनका उच्च होगा तो आप और क्या बोल सकते हैं, ये चीजें हैं इनमें, तो आप इनमें कह दिया, इनमें दृढ़ता जो एक शब्द है जो आपने परिभाषा में लिखा है, दृढ़ता या कठोरता तथा असंपीड्यता पाई जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। असंपीड्यता आप इसको बोलते हैं क्या, कंप्रेसिबिलिटी। ध्यान रखिए, संपीड्यता मतलब हो गया आपका कंप्रेस, और आपको कंप्रेस पता है सबको, किसी चीज को दबा देने के लिए, पुश करने के लिए हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस बोलते हैं। ये नॉन कंप्रेसिबल हैं, मतलब जो ठोस होते हैं वो दबते नहीं हैं, दबने की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती। तो आप ये इनके कैरेक्टर सभी आपने लिख लिया कि आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, इनके जो है तो दूरी कम होती है, ये बहने की क्षमता नहीं पाई जाती, इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, इनमें कठोरता पाई जाती है। कि विसरणशीलता नहीं पाई जाएगी, मतलब क्या होगा कि आप इनका बोल सकते हैं, इनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। आकार तथा आयतन इनका क्या होगा, निश्चित होगा। आपने यहाँ पे भी लक्षण ये पता है, ये आपके ठोस की डिफिनेशन थी और ठोस का लक्षण था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। जो ज्यामिति है, ज्यामिति मतलब क्या हुआ, जो हम आकार देखते हैं, इस आकार को ही हम क्या बोलते हैं, ज्यामिति बोलते हैं। तो यहाँ पे यदि हम आकार के आधार पर कहें तो ठोस दो प्रकार के होंगे। आपने लिख दिया टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठोसों के प्रकार आपने क्या कह दिया, आपको पता है जो सॉलिड्स होंगे वो टू टाइप के होंगे। एक पहला हो गया जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, SOL सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉलिड्स हो गया आपका। दूसरा हो गया आपका अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको आप क्या बोलते हो, अक्रिस्टलीय ठोस को एमार्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलीय ठोस हो गए आपके, अक्रिस्टलीय ठोस हो गए, इसको आप नॉन क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं। ध्यान रखिए, अब ठोस तो दोनों ही हैं, क्रिस्टल भी और जो है तो अक्रिस्टल भी। क्रिस्टलीय ठोस किनको बोलते हैं, जो ठोस के पूरे गुण प्रदर्शित करते हो। ठोस का गुण क्या है, जो आपका हार्ड हो, मैं इस ब्लैक बोर्ड को अपने पंच से दबाऊंगा ये कुछ नहीं होगा, जो कठोर हो वो सब ठोस हो। बट यदि आप इसको लिए हुए हैं और एक स्पॉन्ज होता है, जैसे आप ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं जिससे, तो उनको है तो ठोस ही, हम रबड़ ले लें जो आप नोट में बाइंड करते हैं, बाल में हेयर बैंड करते हैं जिनसे, तो आप ये देखें तो आप रबड़ को जैसा शेप देना चाहे वैसा दे सकते हैं। आप प्लास्टिक ले लीजिए, बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे आते हैं खिलौने के लिए, जिनको आप जिस तरीके से मोड़े मुड़ जाते हैं। तो ये है तो ठोस ही,
ठोस क्यों है वो खिलौना, वो रबड़, ये प्लास्टिक ठोस क्यों है? क्योंकि कमरे के ताप पर ये बह नहीं रहे हैं, पिघल नहीं रहे, इसलिए ठोस हैं। बट किस तरीके के ठोस हैं? अक्रिस्टलीय ठोस हैं। क्रिस्टलीय ठोस तो हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया, जो लोहा है वो हो गया, चीनी शक्कर का दाना हो गया, ऐसे बहुत सारे धातु हैं, अधातु हैं, ठीक है, हमारे ये सब क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। अक्रिस्टलीय में तो अक्रिस्टलीय के 3 ही उदाहरण हैं जिनको हम बोलते हैं क्या? कांच हो गया, रबर हो गया और प्लास्टिक हो गया, ठीक है। अक्रिस्टलीय एक ये जो एमार्फस लिखा हुआ है, यहीं पे थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। एमार्फस मतलब क्या होता है? ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अक्रिस्टलीय को इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? एमार्फस बोलते हो। एमार्फस इज अ ग्रीक वर्ड और इसका मतलब, एमार्फस का मतलब होता है शेपलेस। शेपलेस, आकृति ना होना, आकृति ना होना, इसको आप बोलते हो एमार्फस। जिसमें आकृति नहीं होती वो हमारा एमार्फस हो गया, और जिसकी निश्चित आकृति होती वो हमारा क्या हो गया? क्रिस्टलीय हो गया। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय में हमारे पूरे जो पहला पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है हमको? क्रिस्टलीय ही पढ़ना है, या यूं कह दें कि जो ठोस की डिफिनीशन है वही क्रिस्टल की डिफिनीशन है, क्रिस्टलीय ठोस की डिफिनीशन है। अक्रिस्टल क्या होते हैं? जिनकी आकृति नहीं होती, आकार नहीं होता, उन सबको क्या बोलते हैं हम? अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। सो ज्यामिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, हमारा क्रिस्टलीय था और अक्रिस्टलीय था। फर्स्ट नंबर पर आते हैं हम, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसको बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टलीय ठोस को आपने देखा हुआ था कि जिनमें रचक कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। ऐसे ठोस, राइट डाउन, ऐसे ठोस, ऐसे ठोस, ठोस जिनमें रचक कण, रचक कण, रचक कण हो गया आपका बनाने वाला या अवयवी कण। ऐसे ठोस जिनमें रचक कण, आपके रचक कण वही होंगे अणु, अणु, परमाणु, अणु परमाणु या आयन, अणु परमाणु या आयन। रचक कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिनमें रचक कण क्या होते हैं? एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। जैसे 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 हो गया आपका नमक, फिर हो गया आपका शक्कर, फिर हो गया सभी धातुएं, लोहा, सोना, चांदी, सभी अधात्विक ठोस। धात्विक ठोस आप बोल सकते हैं, ठोस लेना है, आपने भी देखा हुआ था शुरू में ही। सभी अधात्विक ठोस, अधात्विक ठोस, अधात्विक ठोस, फिर आपने आदि लिख दिया। अधात्विक ठोस, सभी अधात्विक ठोस, आदि। मतलब सिर्फ ये है कि जब आपको एक क्रिस्टल देखना हो, चूंकि ध्यान रखिए जो हमारा ठोस है वास्तविकता में क्रिस्टलीय ठोस होता है, तो आपको यदि क्रिस्टल देखना है कि क्रिस्टल कैसा होता है, तो आप अपने घर में एक शक्कर का दाना उठा के देख लीजिएगा, जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, या नमक का दाना देखिएगा, उनका शेप अपने आप ही वैसा तैयार होता है जैसे क्रिस्टल का होना चाहिए। तो ये था हमारा क्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट आते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस किसको बोलते हैं?
ऐसे ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होंगे? ऐसे ठोस जिनमें रचक घटक, या आपने लिख दिया अवयवी कण रचक घटक एक नियमित क्रम में नहीं पाए जाते अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। ध्यान रखिए, आप रबड़ को देखते हैं, रबड़ यूज करते हैं। जब आप रबड़ को कभी फैला के खींचते हैं, जो रबड़ होता है रियल का, तो उसमें क्या होगा कि कण आपको कहीं कहीं पे वो रबड़ ऐसे मोटी दिखाई देगी, कहीं पे थोड़ा सा पतली, फिर मोटी। मतलब उसमें जो घटक कण लगे हुए हैं वो बराबर से नहीं है। कांच का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराने घरों में कांच की खिड़कियां नीचे मोटी हो जाती हैं, ऊपर पतली होती हैं। क्यों? सिर्फ यही है तो ठोस, लेकिन इसमें बहने का गुण है, विसरणशीलता है। प्लास्टिक आपने देखा हुआ है, बहुत सारे प्लास्टिक आपके पास हैं। यहाँ पे ये भी एक प्लास्टिक है, ये भी एक प्लास्टिक जैसा ही है। ये यहाँ पे जैसे ले रहे हैं, ये प्लास्टिक है पूरा, ये बॉल भी प्लास्टिक की है। बट ये सब क्या होंगी आपकी अपने आप ही, इनका कोई फिक्स शेप नहीं है, या इनके जो कण है वो नियमित नहीं है। जैसे हमारा ये स्पंज हो गया, ये जो डस्टर है, डस्टर भी क्या रूम के टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा, पिघल रहा, नहीं पिघल रहा? तो है तो ठोस ही, बट हम ठोस उनको बोलते हैं जिनको हम दबा ना सके, कंप्रेस ना कर सके। यहाँ तो इसको हम जैसे चाहते हैं वैसे दबा सकते हैं, तो ये हमारा अक्रिस्टलीय में आएगा। और इसके दबने का क्या कारण है कि रबड़ दब जा रहा है? तो आप कह सकते हैं कि इनके बीच में होल्स हैं, छिद्र हैं, और उस छिद्र में ही हमारा चाक का पार्टिकल, डस्टर का जो भी है, वो ऐसे इसमें क्या होता है, फिक्स हो जाता है। ओके, तो ये हमारे अक्रिस्टलीय के उदाहरण थे, कांच, रबर और प्लास्टिक। सो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पढ़ने के बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं, अंतर में। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। आपने लिख दिया डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड्स। इन दोनों में आपको अंतर करना है। अंतर करने के लिए आपने क्या यूज कर दिया, कॉर्नर पे आपने इसमें गुण लिख दिया, गुण, और इधर एक साइड आपने गुण के बाद यहां पे आपने क्रिस्टलीय और फिर लिख दिया आपने अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। गुण पे आते हैं। पहला गुण क्या है? अवयवी कणों की व्यवस्था। अवयवी कणों की व्यवस्था। क्या बोल सकते हैं क्रिस्टल के लिए आप? क्रिस्टली में आप बोल सकते हो कि इनमें अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। इनमें अवयवी कणों की
कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। अभी मैं आपको समझाता हूं दीर्घ परासी क्या है। यहां पे क्या लिख दिया अक्रिस्टली में, इनमें अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है। मतलब क्या हुआ, आपने क्रिस्टली ठोस को क्या बोला, दीर्घ परासी व्यवस्था। दीर्घ परासी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा क्रिस्टल है, क्रिस्टली ठोस है, उसको बनाने वाले कण, अभी हम क्रिस्टल या ठोस की जो संरचना पढ़ेंगे तो या तो हम ऐसा मान लें कि NaCl, उदाहरण क्रिस्टली में लिए थे NaCl नमक का, जो हमारा NaCl बनता है उसमें ऐसे कण आपके NaCl, फिर Na, फिर आपका Cl, फिर आपका Cl, Na, ये टच है एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से, Cl, Na, फिर आपका हुआ ऐसा NaCl का स्ट्रक्चर है तो आपने ऐसा इनमें कर दिया NaCl, Na। यहाँ पे जो NaCl को बनाने वाले कण हैं वो एक नियमित क्रम में अरेंज है कि Na के बाद हमारा Cl आ रहा, फिर Na के बाद Cl आ रहा है, Na के बाद Cl आ रहा है, Na के बाद Cl आ रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे देखें कि ये जो हमारा Na है तो इसके चारों तरफ ये किनसे अटैच है, तो आपने कह दिया कि Na किससे अटैच है, हमारा Cl से, नियमित क्रम में लगे हुए हैं। यदि हम Cl को देखें कि हमारा जो क्लोरीन है नमक में वो किनसे चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, तो हमने कह दिया किससे, Na से, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है। लेकिन यहीं पे दीर्घ परासी का मतलब हो गया कि ये पूरे लंबे रेंज में, या ऐसा मान सकते हैं कि जब हमारे घर में जो मिस्त्री है जो ईंट की दीवार बनाता है, तो यदि आपने कभी भी मिस्त्री को दीवार में काम करते हुए देखा हो तो वो क्या करता है कि पहले एक सीक्वेंस में जो ईंट व्यवस्थित कर रहा है, ऐसे रख रहा है, ऐसे रख रहा है, ऐसे रख रहा है, ऐसे, तो फिर अगली बार जो अगला ईंट लाएगा तो थोड़ा सा हाफ ले लेता है ताकि जो इनका ज्वाइंट है और ये प्रॉपर तरीके से ऐसा बनता जाए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दीर्घ, मतलब कभी उसमें यदि वो एक साथ अटैच कर देगा तो उसमें क्या रहेगा, आपका गिरने का चांस रहेगा। तो ये दीर्घ परासी व्यवस्था मतलब एक अल्टरनेट सीक्वेंस में एक बार पूरे, फिर उसके बाद हाफ हाफ ऐसे लगे होते हैं। लघु परासी व्यवस्था मतलब इसमें चूंकि रबड़ के लिए कह दें तो रबड़ जो हमारा यदि कहीं पे ऐसे तो पतले पतले या ये ऐसे पार्टिकल, फिर ऐसे बड़े पार्टिकल आ गए, फिर ऐसे बड़े बड़े आ गए, पूरे बड़े आ गए, मतलब कोई एक फिक्स सीक्वेंस नहीं होता, फिक्स सीक्वेंस नहीं होता। तो इनके लिए हम क्या बोल सकते हैं, इनकी कैसी व्यवस्था होती है, लघु परासी। ये आपका पहला गुण था अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। नंबर पर आते हैं कि ज्यामिति, जो क्रिस्टली की कैसी ज्यामिति होगी, ज्यामिति। तो आप क्या बोल सकते हैं, चूंकि आपको पता है कि इनके जो कण है वो नियमित क्रम में है, और जब कोई भी चीज नियमित होगा तो उसकी ज्यामिति जो होगी वो क्या होती है, निश्चित होती है, निश्चित ज्यामिति होती है, मतलब उसका आकार फिक्स होगा। कण कंटिन्यू, यहाँ Na, यहाँ Cl, NaCl, 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 फिर अगले में Cl, NaCl, Na, तो एक तो कंप्रेस भी नहीं होगा, तो उसकी ज्यामिति क्या होगी, नियमित होगी। क्या लिख दिया आपने, इनकी नियमित, या आप निश्चित लिख सकते हैं, या निश्चित, इनकी निश्चित ज्यामिति होती है या पाई जाती है, इनमें निश्चित ज्यामिति पाई जाती है। और इसमें लिख दिया आपने, इनमें अनिश्चित या अनियमित
ज्यामिति पाई जाती है। ज्यामिति के बाद जो अगले नंबर पर आते हैं, थर्ड जो आपका डिफरेंस होगा, थर्ड नंबर डिफरेंस का था, उसको हम बोलते हैं क्या, गलनांक। गलनांक 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 के लिए क्या बोल सकते हो आप, जो हमारे क्रिस्टल हैं, क्रिस्टली हैं, चूंकि उनकी ज्यामिति क्या थी, नियमित थी या निश्चित थी, तो इनका गलनांक भी क्या होगा, तीक्ष्ण होगा। इनका गलनांक कैसा होता है आपका, तीक्ष्ण गलनांक होता है या निश्चित होता है, और इनका गलनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है। गलनांक मतलब क्या हुआ कि यदि चूंकि हमारा ये जो है तो अक्रिस्टली का प्रकार है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक यदि हम कहें कि जो हमारा गलना मतलब मेल्ट होना चालू होता है, तो चूंकि अक्रिस्टली में को एक मतलब रेंज होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस से लेके 200 के बीच में ये पिघलेगा। या रबड़ को आपने जलते देखा होगा, टायर को, तो टायर यदि आप कभी भी जलाते हैं तो टायर का आगे का भाग तो जल रहा होता है, पीछे का भाग क्या होता है, पिघल रहा होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ ही पूरा जो है तो क्या होगा, गल रहा पिघल रहा, तो जहां गल रहा है वहां का अलग टेम्परेचर है, जहां पे जल रहा है वहां का अलग है। लेकिन यदि हम लोहे को कहें, लोहे का गलनांक तो 1530 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस टेम्परेचर पर पूरा लोहा गलना स्टार्ट हो जाता है, गलना चालू कर देता है। तो गलनांक में सिर्फ आप इतना कह सकते हैं कि इनका निश्चित गलनांक होता है, इनका निश्चित या तीक्ष्ण गलनांक होता है। और इसमें वही चीज आप कि इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, नहीं होता। अगले पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ नंबर पर। अगला पॉइंट जो हमारा आता है फोर्थ नंबर के बाद फिफ्थ नंबर, वह है विदलन गुण। विदलन गुण, विदलन आप केमिस्ट्री में बहुत जगह पढ़ेंगे। विदलन हो गया हमारा क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी औजार से, किसी भी जो है तो हथियार से ठोस को कट करते हैं, क्रिस्टली और अक्रिस्टली को, तो ये जो हमारे क्रिस्टली ठोस होंगे, सिर्फ विदलन का मतलब हो गया उस चीज को कट करना, काटना। विदलन का मतलब हो गया तोड़ना। तो यदि हम क्रिस्टली को तोड़ते हैं तो जो उसकी सतह आएगी, सरफेस आएगी, वो चिकनी सतह आती है, सपाट सतह आती है। और अक्रिस्टली को तोड़ते हैं तो उनकी सतह कैसी होती है, अनियमित या रूखड़ी सतह होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जैसे आप मान लीजिए कि हम इस प्लास्टिक को अक्रिस्टली बोल रहे हैं, तो प्लास्टिक में यदि आप मान लीजिए तेज से हथौड़ा मारते हैं तो यहाँ तो चकनाचूर होगा, यहाँ पे भी कुछ चूर हो जाएगा। आपने कांच को अक्रिस्टली बोला हुआ है, तो कांच में कभी आप पत्थर फेंकिए, तो पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, जहां आप पत्थर फेंके वहां तो हो सकता है कुछ पॉइंट बन जाए, कुछ दूर में जाके बहुत सारा चिटक जाता है आपका कांच, क्योंकि क्रिस्टली का है। क्रिस्टली में आपने लोहे को देखा हुआ होगा, घर में काम लगता है तो कटते देखते हैं, तो लोहे को जब काटने वाला काटता है तो ऐसा एक दूसरा लोहा रखता है उसके ऊपर, और जैसे उसके ऊपर हैमरिंग करता है, हथौड़े से मारता है, तो बिल्कुल वहीं से कट होता है प्रॉपर तरीके से। जैसे आप कभी पनीर को कटते हुए देखे हो, केक को कटते हुए देखे हो, कि जैसे केक का ये सरफेस सतह है और अगला काट देंगे तो वैसा ही आएगा। तो सिर्फ ये है कि क्रिस्टली ठोस कैसे होते हैं, तेज या धारदार औजार से काटने पर, औजार से काटने पर चिकनी सपाट सतह प्राप्त होती है। यहां पे आपने बता दिया कि इनमें धारदार औजार से काटने पर, धारदार औजार से काटने पर
अनियमित या रूखड़ी सतह प्राप्त होती है, सतह प्राप्त होती है। इसके बाद जो अगला गुण है विदलन के बाद, उसको हम बोलते हैं क्या, आपका बोल दिया। हम अगले नंबर पर आते हैं, शीतलन वक्र, जो हमारा पॉइंट है छठवां, शीतलन वक्र। शीतलन वक्र क्या हो गया हमारा, कूलिंग कर्व। ध्यान रखिए, जब आपको हिंदी बहुत टफ लगे वहां पे आप इंग्लिश वाला टर्म देख लें, कूलिंग कर्व, ठंडा करने के लिए। जब हम क्रिस्टलीय ठोस को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो क्या होता है, उसका जो शीतलन वक्र प्राप्त होता है वो कैसा होता है, असतत। क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र प्राप्त होता है वो कैसा होता है, असतत। और इनका कैसा होता है, सतत। सतत और असतत का मतलब क्या हुआ कि आप मान लीजिए हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, और इस ग्राफ में हम जो है तो एक साइड आपका क्या लेते हैं, समय, और एक साइड हो गया हमारा ताप। शीतलन वक्र क्या हुआ, क्रिस्टलीय का असतत है, और क्रिस्टलीय का असतत और अक्रिस्टलीय का सतत होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैं जो वाटर है वो भाप की अवस्था में है। असतत मतलब समझते हैं कि जैसे मैं यदि आप टार्च का प्रकाश मारूं तो टार्च यहां से और इस बोर्ड तक आने में कुछ दूर तक तो दिखे, फिर ना दिखे, फिर लास्ट में दिखने लगे, मतलब एक लाइन से ना दिखे। यहाँ पे हम इसमें ब्लैक बोर्ड में टार्च मारे पूरा दिखे तो सतत हो गया। जब आप ग्राफ बनाएं और कोई ऐसे लाइन आ जाए या ऐसे लाइन आ जाए तो आप इसको क्या बोलेंगे, सतत बोलेंगे। असतत कब बोलेंगे, असतत हम तब बोल सकते हैं जब मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ, फिर ऐसा, फिर ऐसा, मतलब कोई एक निश्चित पैटर्न ना हो, वो असतत होता है। तो हमारा जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, मान लीजिए हम उसको ठंडा कर रहे हैं, क्योंकि वो ध्यान रखिए कि एक निश्चित ताप पर ही अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था तीन हो गई, ठोस, द्रव और गैस। तो हम मान लीजिए भाप लिए हैं, और आपको पता है जो पानी है, पानी की भाप अवस्था कब होती है, जब वो 100 के ऊपर का ताप रहा होगा तब वो भाप में, चूंकि 100 से तो उबलना चालू होता है। तो जैसे ताप हमारा क्या था, मान लीजिए 150 डिग्री सेल्सियस है, अभी उबल रहा है। अब हम उसको चूंकि कूलिंग शीतलन वक्र ठंडा कर रहे हैं, तो जब 150, 140, 130, 110, फिर 100 पे आया, जैसे ये हमारा 100 पे आया यहाँ पे, तो 100 पे आएगा, तो 100 पे अब चूंकि अभी तक तो भाप था, और 100 पे आने पर ये क्या होगा, आपका द्रव बनेगा। तो इस कंडीशन पे पूरा तब तक जितना भाप के कण है, जब तक पूरे द्रव में नहीं बदल जाते तब तक उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। मतलब सिर्फ क्या है कि जो हमारा अवस्था परिवर्तन पर ताप निश्चित होता है। अब यहाँ पे फिर मान लीजिए आप ठंडा कर रहे हो, तो द्रव जो है तो ठोस में कब बदलता है, आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा बर्फ बनना स्टार्ट होता है। तो 100 से आपका 90 आया, 80 आया, 70 आया, 50 आया, 40 आया, 10 आया, और फिर क्या हो गया यहाँ पे 0। 100 के बाद फिर ऐसा हो रहा है। अब जब 0 टेम्परेचर आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका ठोस बनेगा। और ठोस मतलब सिर्फ जितने भी पानी के कण हैं, जब तक पूरे ठोस नहीं बन जाते तो फिर ये कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे भी 100 में आपका द्रव अवस्था में, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जिनको भी हम क्रिस्टलीय बोलते हैं तो उनका जो है तो क्या रहता है, ग्राफ कैसा, शीतलन वक्र कैसा होता है, असतत। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि रबड़ हमारा या टायर हमारा क्या होता है कि कंटिन्यू एक निश्चित रेंज पे यहाँ पे जल रहा है, तो बाकी वाला भी काम चालू है, पिघल रहा है और गल रहा है, तो इनका जो ग्राफ होगा वो असतत होगा। ये जो अंतर के लास्ट पॉइंट पे आते हैं वो है हमारा दैसिकता। दैसिकता में क्या लिख दिया आपने, क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, ये विषम दैसिक होते हैं, विषम दैसिक होते हैं, विषम दैसिक। ध्यान रखिए, ये विषम दैसिक होते हैं, विषम दैसिक होते हैं। और यहाँ पे आपने क्या कह दिया, ये समदैशिक होते हैं, समदैशिक होते हैं। समदैशिक और विषमदैशिक का मतलब क्या हुआ, आपको एक चीज ध्यान रखना है, विषमदैशिक
ये हिंदी का एकदम साफ वर्ड दिया हुआ है कि मान लीजिए हम यहाँ पे वही NaCl का एक जो डायग्राम शुरू में बनाए हुए थे, जो आपका NaCl का डायग्राम शुरू में बनाए हुए थे, NaCl का डायग्राम शुरू में बनाए हुए थे, NaCl NaCl Na, फिर हमारा Cl NaCl NaCl, फिर NaCl Na, ये हुआ हमारा Cl Na, फिर हो गया हमारा Cl NaCl NaCl। मतलब जब हम विभिन्न दिशाओं से, विषम दैशिक का मतलब अलग अलग दिशा से, हम यदि इस दिशा से देखते हैं, ऐसा मान लीजिए हम नीचे से इसको देख रहे हैं, कोई हमारा क्रिस्टल है, इसको हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से देखने पर इसमें Na आ रहा, Cl आ रहा, Na आ रहा, Cl आ रहा, एक निश्चित पैटर्न है, ठीक है। यदि हम यहाँ से देख रहे हैं, मान लीजिए यदि हम इस क्रिस्टल को ऐसे देखना स्टार्ट किए, ऐसे देखना स्टार्ट किए, तो हमारा क्या होगा, इस ग्राफ के जो सेकंड पॉइंट है हमारा, तो एक तरफ हमारा Cl आ रहा है और दूसरे तरफ हमारा क्या आ रहा है, Na आ रहा है। मतलब दोनों ही दिशाओं में इसको देखने पर जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं उनके गुणधर्म अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। गुणधर्म कौन कौन से अलग अलग हो जाते हैं, अपवर्तनांक हो गया, चालकता हो गया। अलग अलग दिशाओं में यदि हम प्रकाश डालें तो जो क्रिस्टल की संरचना है वो कैसी दिखती है, अलग अलग। और यहाँ पे अक्रिस्टलीय में समदैशिक होते हैं। समदैशिक का मतलब इसमें कण तो व्यवस्थित है नहीं, छोटे बड़े कैसे भी हैं अवयवी कण, तो इनको हम किसी दिशा से भी देखते हैं तो कैसे दिखते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं। चूंकि जो छोटे वाले कण होंगे वो बड़े वाले से दब जाते हैं, मतलब पूरा ही एक जैसा दिखेगा। तो ये समदैशिक हो गए और इसमें क्या हो गया हमारा, विषमदैशिक। लास्ट पॉइंट यहाँ पे आप उदाहरण मेंशन कर सकते हैं लास्ट में, और उदाहरण में क्रिस्टलीय का आपने पूरा वही शक्कर लिख दिया, शक्कर एग्जाम्पल में लिख दिया, नमक लिख दिया, लोहा लिख दिया आदि। यहाँ पे इसके उदाहरण में आप लास्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि अक्रिस्टलीय के 3 ही उदाहरण हैं। कांच लिख दिया आपने, रबड़ लिख दिया और प्लास्टिक लिख दिया आपने। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद ये तो ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टल 2 प्रकार के थे। अब हमारा चूंकि पूरा टॉपिक क्रिस्टलीय पे है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बंधन बल के आधार पर, या आप बोल सकते हैं कि जो क्रिस्टल में अवयवी कण हैं उनके बीच लगने वाले बल के, ये क्रिस्टलीय के ही प्रकार होंगे जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, कि क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार या बंधन बलों के आधार पर ठोस के प्रकार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको यूट्यूब में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।